नमस्कार, शुभ संध्या, जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर वैभवी हाजिर है किरदार जिंदगी के साथ। हमेशा की तरह मैंने वादा पूरा किया है। आज फिर एक नई शख्सियत के साथ रूबरू हूँ और बहुत कुछ उनके बारे में बताने वाली हूँ। बहुत खुशी की बात है, बहुत हर्ष की बात है कि 195 एपिसोड के साथ आज हम किरदार जिंदगी लेकर आए। यानी कि मेरी माला में आज 195 किरदारी रूप से अगर हम समझें तो बहुत सारे मन के हीरे जवाहरात, जो मैं हमेशा कहती हूँ, पिरोए जा चुके हैं। बड़ी माला मेरी तैयार हो चुकी है और इस माला में आज फिर एक खूबसूरत मन का लग चुका है। पुनः आप सभी का अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ और जिस किरदार से मैं आपको मिलवाने आई हूँ वो है केडी शुक्ला जी। केडी शुक्ला जी सिर्फ समाज सेवी नहीं है, अपितु एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने जिला पंचायत में रहकर बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे और हमारा सौभाग्य है कि हमारी उनसे आज मुलाकात हो पा रही है और उनसे हम बहुत कुछ सीख पाएंगे, बहुत कुछ जान पाएंगे उनके बारे में। आप रीवा मध्य प्रदेश से आते हैं और आप जिला पंचायत सदस्य भी हैं और सबसे खुशी की बात, या मुझे लगता है थोड़ी अटपटी सी बात ये है कि आप रसायन शास्त्र से, यानी कि केमिस्ट्री से आपने एमएससी किया है और एकदम से अलग फील्ड आपने चुना और शायद फील्ड ने आपको चुना, क्योंकि कुछ चीजें हम तय नहीं करते, कुछ चीजें ईश्वर तय करते हैं, मैं ऐसा मानती हूँ। और जिस शख्सियत से मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ वो अध्यात्म से भी जुड़े हुए हैं। उन्हें संगीत सुनना पसंद है, किताबें पढ़ना पसंद है और अध्यात्म की चर्चा करना पसंद है। तो शायद यही कारण है कि जब आप काम कुछ करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है और जो ईश्वर है वो आपको वहां तक, उस वजह तक लेकर जाता है, क्योंकि सर्वशक्तिमान वही है, वही हमारे हर काम को चलाता है। आज 195 एपिसोड के साथ जब मैं यहाँ उपस्थित हूँ तो मुझे लग रहा है कि 100 नहीं, 200% ईश्वर हमें चला रहा है, क्योंकि एक दो एपिसोड के बाद ही लगता है कि हम रुक रुक से गए हैं या हमसे हो नहीं पाएगा, लेकिन हम लगातार चलते आ रहे हैं पिछले 3.5 पौने 4 वर्षों से। तब लगता है कि वो जो ब्रह्मांड में बैठा वो परमपिता परमेश्वर है, जो पूरी दुनिया को चला रहा है, अपने उंगलियों पर नचा रहा है, हम भी नाच रहे हैं। और आज किरदार जिंदगी में खास किरदार के साथ आदरणीय प्रदीप गौतम सर हमारे साथ जुड़ गए। बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह सबसे पहले डॉक्टर पुष्पा तनेजा जी, आप केंद्रीय हिंदी निदेशालय में निदेशक के पद पर रही हैं और मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपका पदार्पण सबसे पहले होता है हमारे इस कार्यक्रम में। तो चलिए बिना किसी विलंब के हम शुक्ला जी से मिलते हैं, उनसे बहुत सारी बातें करेंगे, क्योंकि पंचायत में रहकर यदि गांव को सुदृढ़, सुंदर और सशक्त बनाया जाए तो भारत की जो एक विश्व गुरु की जो परिकल्पना है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी, मैं ऐसा मानती हूँ। तो चलिए शुक्ला जी से बातचीत करते हैं, उन्हीं से जानते हैं क्या कुछ संभव हो सकता है। आदरणीय शुक्ला सर, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, हमारे इस कार्यक्रम में बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इस चैनल के माध्यम से और इस परिचर्चा के माध्यम से जितने लोग, सभी लोग जुड़े हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद और सादर अभिनंदन करता हूँ। पूरी जहाँ टीम तक की ओर जी, पूरी टीम की ओर से मैं आपका अभिवादन करती हूँ। हमारे साथ धर्मेंद्र मिश्रा जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत अभिवादन है आपका धर्मेंद्र जी। और सर, जैसे कि हमारी परंपरा रही है, जब भी हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जो भी अतिथि हमारे साथ आते हैं हमारे कार्यक्रम में, हम चाहते हैं कि आप हमारे प्रश्नों के उत्तर देने से पहले अपने परिवार के बारे में बताएं, क्योंकि परिवार का जो परिचय होता है वो किसी किताब में नहीं होता,
लेकिन परिवार के बिना हम कुछ हैं भी नहीं। तो इसलिए मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों को आप अपने परिवार के बारे में, परिजनों के बारे में बताएं, उसके बाद हम इस यात्रा को आगे लेकर चलेंगे। जी। हमारा जो है जन्म स्थान जो है रीवा जिले के एक बहुत छोटे से गांव जो हमारे मनगवा तहसील के अंतर्गत आता है, दुबई खुर्द, जहां मेरा जन्म हुआ। और हमारा परिवार जो है, हमारे पिताजी जो थे वो शिक्षक थे और हम लोग 4 भाई हैं और 2 बहन। और हमारे पिताजी हिंदी और संस्कृत के, हम ये कह सकते हैं कि कवि के रूप में भी और गद्य के रूप में उन्हें 2 किताबें लिखी हैं। और ऐसी हमारी पृष्ठभूमि है जहाँ से हम आज रीवा जिले का, जो हम ऐसा कह सकते हैं कि आज से 30 से 40 साल पहले वो ऐसा गांव था जहां आने जाने की सुविधाएं नहीं थी। तब भी हमारे पिता द्वारा, हमारे परिवार द्वारा जो मुझे संस्कार दिए गए, उसको लेके आज हम यहाँ जिले के मुख्यालय में आपके सामने प्रस्तुत हूँ। और यही वजह है कि चूंकि हम ग्रामीण क्षेत्र से आते थे, हमारी शिक्षा दीक्षा साइंस सब्जेक्ट से लेके हमारी शिक्षा दीक्षा हुई, लेकिन जो मेरा मनोभाव था, जो मेरी प्रकृति थी, जो लगाव था, वो ग्रामीण क्षेत्र से था। यही वजह है कि हमने समाज सेवा के करते हुए आज यहाँ इस जिला पंचायत सदस्य के रूप में आज पहुंचा हूं। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जब हम कुछ अच्छे कार्य करते हैं समाज के लिए, देश के लिए, तब आप किरदार ज़िंदगी में आते हैं, क्योंकि हमने अपना एक एजेंडा बना रखा है, हमने अपनी कोशिश की है कि हम कभी भी भरे हुए को ना भरें। क्योंकि अगर आप भरे हुए को भरते हैं, तो हमेशा वो चीज़ें छलक जाती हैं, वो चीज़ें गिर जाती हैं और फिर उसका अस्तित्व नहीं रहता। खाली को भरने से वो एक मात्रा बनती है और वो बहुत खूबसूरत सा एक एहसास होता है, जिस एहसास को लेकर यहाँ से लोग जाते हैं। तो हमारा यही उद्देश्य है कि हम ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्तियों को लेकर आएँ, इस कार्यक्रम के माध्यम से उनके कार्य लोगों तक पहुँचाएँ, जो कार्य बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, समाज की सेवा करना, अपने समय को, अपने पैसे को, अपनी एनर्जी को, अपनी जो अंतर ऊर्जा है, परिवार का जो सहयोग है, उन सब की बदौलत आप मतलब समाज को कुछ देते हैं। वो बहुत जरूरी है लोगों तक बात पहुंचे, और आज बात निकली है तो बहुत दूर तक जाएगी। हमारे साथ दिलराम भारद्वाज जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। प्रदीप गौतम सर ने लिखा है कि आपका गुरु घराना है। अब इसके बारे में भी हम जरूर चर्चा करेंगे, लेकिन दिलराम भारद्वाज जी, आप इतनी खूबसूरत वादी से हमारे साथ जुड़े हैं, हिमाचल प्रदेश से, तो मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि थोड़ी सी ना गर्मी कम कर दीजिए, थोड़ा वहां से अच्छा मौसम यहाँ भेजिए। दिल्ली में बहुत गर्मी पड़ रही है। खैर, इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। और जिस तरह से आपने कहा, सर, एक बात होती है कि जब भी आप कोई भी व्यक्ति अगर समाज की सेवा करना चाहता है, चाहे वो ग्राम पंचायत का सदस्य बनकर करे या अपने आप कुछ किसी एनजीओ के थ्रू या किसी तरह से आप लोगों की सेवा करें, ये कोई भावना एक दिन में नहीं आती है किसी के मन में। तो मैं आपसे जरूर इस बात को जानना चाहूंगी कि आपकी जो प्रेरणा का स्रोत है वो क्या है, क्या कारण है जो आप इस क्षेत्र में आकर लोगों की भलाई करना चाहते हैं? जी। सर, आपका माइक बंद है, 1 मिनट रुकिए, 1 सेकेंड। जी, बोलिए। मेरा मानना ये है कि जब मेरा भारत देश परतंत्र था,
उसी समय से जो हमारे देश को स्वतंत्र कराने के लिए जो हमारे देश के जननायक थे, उनकी एक परिकल्पना मन में थी। चाहे हम महात्मा गांधी को ले लें, चाहे हमारे शास्त्री जी को ले लें, तो उनके एक मन में था कि मैं उस भारत देश का नागरिक हूं जहां पर 65% जो है जनसंख्या भारत की वो गांव में बसती है। तो हमको जब ये मेरा भारत देश स्वतंत्र हो जाएगा तो हमको कुछ ना कुछ एक ऐसा करना है जिससे हमारे गांव का जो विकास है वो जिस तरह से शहरों का विकास होता है, जिस तरह से टाउन प्लेस का विकास होता है, उस तरह से विकास हो। और तभी जो है हमारा जीवन, ये जो हमने आंदोलन किया, हमने लड़ाई लड़ी और भारत को स्वतंत्र कराया, तभी हमारे इस पूर्ण रूपेण स्वतंत्रता का मूल्यांकन हो पाएगा। उसी के तहत जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ तो गांधी जी की जो परिकल्पना थी उसी के आधार पर पंचायती राज का गठन हुआ। और उस पंचायती राज के गठन के बाद अलग अलग पंचायतों को विकास के लिए सरकार ने, चाहे हम आवागमन की, जो हम ऐसा मानते हैं कि मनुष्य के लिए 3 मूलभूत सुविधाएं आवश्यक हैं। एक तो रहने के लिए घर, दूसरा आने जाने के लिए रास्ता, तीसरा पानी। ऐसा हम मानते हैं कि ये 3 मूलभूत सुविधाएं हैं। और इन 3 मूलभूत सुविधाओं के लिए सरकार ने सबसे पहले, हमारे जो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री सड़क योजना की परिकल्पना लाई, जिसके तहत गांव के प्रत्येक घरों को रोड से जोड़ा गया। इसी तरह से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आवास योजना लाई, जिसके तहत गांव के गरीबों को प्रत्येक को आवास दिया गया। और साथ ही आप वर्तमान में देख रहे होंगे जो जल जीवन मिशन है, जिसके तहत पूरे भारत देश में पाइपलाइन के थ्रू, टंकी के थ्रू सभी को जल देने का काम किया जा रहा है। तो ये जो परिकल्पना थी, जो स्वतंत्रता के पहले से हमारे महान लोगों की परिकल्पना थी, उसको धरातल में लाने का काम ग्रामीण क्षेत्र से पंचायत के द्वारा ही संभव था। और मुझे ऐसा लगा कि मैं जब छोटा था, मुझे वो दिन याद है कि हमारा गांव जो है, जो एनएच से 15 किलोमीटर अंदर था, हाईवे से 15 किलोमीटर अंदर था। और मुझे कहने में बिल्कुल संकोच नहीं हो रहा कि हम 2005 तक पैदल चल करके और उस 15 किलोमीटर की यात्रा को तय करते थे। साथ में उसके बीच में 3 नदियां रहती थी। यदि बरसात में मुझे जाना हो तो संभव नहीं होता था। ये सारी चीजें मेरे मन में हमेशा बसी रहती थी कि मुझे अपने जीवन में, यदि आदरणीय आपने वही बात की याद दिला दी कि जैसे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी नदी पार करके पाठशाला जाया करते थे, तो वही दृश्य मेरे सामने घूम रहा है कि इस तरह से इतनी मुश्किलों का, कहते हैं ना कि जब मुश्किलें आती हैं तभी इंसान के मन में चीजें बदलने का एक हौसला आता है। तो शायद यही कारण रहा होगा जो आपके साथ ये बदलाव जो आप कह रहे हैं हो पाया है। मैं आपको एक घटना बताता हूँ कि एक बार मैं रात को यहाँ से शाम को घर जा रहा था रीवा से, और नदी में पानी पर्याप्त था। तो ये आपकी जो गाड़ियों की ट्यूब होती है, उस पे बैठ के हम इस पार से उस पार गए थे। ये मुझे आज भी याद है। ऐसी विषम परिस्थिति थी। तो इन परिस्थितियों को देखते हुए जब हमें ऐसा लगता था कि जब हमको जनता के द्वारा, समाज के द्वारा हमको सेवा करने का मौका दिया जाएगा तो हम उन सभी चीजों का निदान करेंगे। इसीलिए हमने पंचायती राज के माध्यम से, जो पंचायती राज का चुनाव होता है, सबसे छोटा चुनाव पंचायती राज में सबसे छोटा चुनाव होता है वार्ड मेंबर का। उसके बाद चुनाव होता है सरपंच का, जिसको हम ग्राम प्रधान भी कहते हैं। उसके बाद होता है जनपद सदस्य का,
उसके बाद होता है जिला पंचायत सदस्य का। इस तरह से हमने जो क्रमांतर में चालू किया वो वार्ड मेंबर से चालू किया, और जो आज अंतिम पड़ाव त्रिस्तरीय राज पंचायत जिला पंचायत होता है, उस पे आज हमको जनता के माध्यम से, जनता के आशीर्वाद से आज हम यहाँ हैं। और हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो गांव हमारे हाईवे से 15 किलोमीटर दूर था, जिसमें आवागमन की कोई सुविधाएं नहीं थी, उस जनता के आशीर्वाद से 2016 से 17-15 में हम सरपंच का चुनाव लड़े और जनता का आशीर्वाद मिला। उसके बाद 15 से लेके और 17 के बीच में 2 साल की अवधि में एक प्लानिंग के तहत हमने काम किया, और आज दिनांक में हम ये कह सकते हैं कि वो गांव जो एक तरफ से भी नहीं जुड़ा था वो 3 तरफ से जुड़ गया, और वो जनता का आशीर्वाद रहा। वो मेरी भावना को उनने समझा और लोगों ने अपनी जमीन दिया, और हम रास्ता प्रत्येक घर में, ग्राम पंचायत में हमारे 5 गांव हैं, जिसमें हम प्रत्येक घर में सड़क पहुंचाने का काम किया, आवागमन की सुविधा प्रदान की, और जो शासन की 23 विभागों की योजनाएं हैं उनको भी पूर्ण रूपेण जितना हो सकता था हम करने का प्रयास किया। जी, बिल्कुल अच्छी बात आपने बताई है। आपके बारे में प्रदीप सर लिखते हैं कि आपने चौतरफा गांव को सड़कों से जोड़ा है, तो एक ये आपके बारे में ज्यादा कुछ बता पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारे साथ हमारे ट्रस्ट के मुख्य सलाहकार आदरणीय सुरेश शर्मा सागर जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। हमारे ट्रस्ट के उपाध्यक्ष आदरणीय राजीव अग्रवाल जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। रितांबरा सिंह जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। इसी तरह आप सब बने रहें, जुड़े रहें, और जो व्यक्ति श्रोता के रूप में हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा पहली बार बन रहे हैं वो हमारे पेज को जरूर फॉलो करें। तो अच्छी जानकारी। लेकिन सर एक बात और होती है, अभी बहुत सारे हमारे साथ पुष्पलता जी जुड़ी हुई हैं, जिन्होंने कहा भी है, लिखकर भेजा है कि आपके कार्यों के बारे में वो ज्यादा कुछ जानना चाहती हैं, और हम भी जानना चाहेंगे क्या कुछ आपने किया। सर एक बात हम जानते हैं कि ग्राम के विकास, यानी कि जो गांव का विकास है, उस विकास से देश का विकास निहित है गांव के विकास के अंदर। तो पंचायत की जो भूमिका है वो कितनी गहरी हो जाती है जब आप देश के बारे में सोचते हैं कि छोटे छोटे गांव में अगर वो सुविधाएं या वो छोटे छोटे, जैसे हम पलायन की बात करें, तो पलायन को रोकने के लिए क्या कुछ पंचायत को कितना सुदृढ़ होकर कार्य करना चाहिए कि पलायन दूसरे शहरों में, अगर हमारे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि शहर में ही दिमाग होता है, गांव से, जो छोटे छोटे गांव से लोग निकलते हैं उनके पास भी बहुत बड़ा दिमाग होता है जो शहरों में जाकर अपना खपाते हैं। तो गांव का दिमाग गांव में अगर रह जाए तो विकास की एक जो धारा है वो एक अलग दिशा में बहेगी, और भारत को सुदृढ़ करने के लिए गांव का विकास बहुत जरूरी है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि जिस तरह से हम शहर को विकसित करने के लिए सरकार के द्वारा अलग अलग योजनाएं चला करके, और हम जैसे हम ये कह सकते हैं कि शहर में जैसे हमको हॉस्पिटल यदि खोलना है तो जमीन की आवश्यकता होती है, और हमने हॉस्पिटल खोल दिया, लेकिन यदि यातायात की सुविधा नहीं है तो हम वहां हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो मेरा ये कहना है कि ग्राम विकास में सबसे पहले जरूरी है यातायात सुविधा। उसके बाद सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं वहां जाती हैं उनका पूर्णतः पंचायत के द्वारा पालन करा करके, और हम यदि चाहें तो पंचायत एक ऐसा है, हम ऐसा कह सकते हैं कि यदि हमारा देश 65% की आबादी में ग्रामीण में बसता है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जितनी सुविधाएं शहर में नहीं है उतनी सुविधाएं हम ग्रामीण में दे सकते हैं, बशर्ते दृढ़ता के साथ। एक और हम कह सकते हैं कि वहां की जो कम्युनिटी होती है, वहां का जो एक भाव होता है लोगों के प्रति, यदि वो एक दूसरे के प्रति मदद करके ऐसा करना चाहें तो हम ऐसा मानते हैं कि शहर से बेहतर हम गांव को बना सकते हैं। यही वजह है, जैसे आपने एक पलायन की बात की, तो पलायन
की वजह एक थी कि जब हम गांव में काम नहीं दे पाते थे, तो विवश होकर लोग अपनी जीविका के लिए पलायन करके शहर जाते थे। लेकिन आज ऐसी स्थिति नहीं है। हमारे भारत सरकार द्वारा, हमारे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ऐसी योजनाएं लागू कर दी गई हैं जिससे मजदूरों को वहीं रोजगार मिलता है। उसके तहत जैसे हम रोजगार गारंटी योजना है, रोजगार गारंटी की योजना के तहत हम प्रतिबद्धित हैं कि कोई भी यदि हमसे 90 दिन के लिए मांग करता है कि हमको काम करना है 90 दिन, तो हम ये एक बात सही है कि ये योजना जो होती है ये हमारी मांग आधारित योजना है। कोई भी मजदूर, कोई भी श्रमिक हमसे जब ये कहेगा कि मुझे काम करना है, तो उसके आधार पर हम पंजीयन कराते हैं और उसको हम रोजगार देने का काम करते हैं। तो यदि हम साल भर में 90 दिन उसको काम करने के लिए दे रहे हैं, तो हो सकता है वो उसकी प्रतिपूर्ति हो जाए, शेष दिनों में वो अपनी किसानी कर लेगा, खेती कर लेगा या अन्य काम कर लेगा, तो वो पलायन नहीं करेगा। इस तरह से क्रम से हमारी सरकार द्वारा ये पलायन रोकने का कार्य किया गया। अब रही बात ये कि हम वहां उतनी सुविधाएं क्यों नहीं दे पाए, उसकी वजह यह है कि धीरे धीरे करके हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो पहले हम शहरीकरण को यहाँ बढ़ावा दिए, उसके बाद हमारे टाउन प्लेस को बढ़ावा दिए, नगर परिषद को बढ़ावा दिए, नगर पंचायत को बढ़ावा दिए। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे यातायात की सुविधाएं या अन्य सुविधाएं हमारे ग्रामों में जाने लगी, तो अब हम समझते हैं कि सरकार के जो 23 विभाग हैं उनमें से लगभग 15 से 17 विभागों का योजनापूर्ण तरीके से कार्य क्रियान्वित हो रहा है। और धीरे धीरे हम ये कह सकते हैं कि अगले 10 वर्षों में या अगले 15 वर्षों में एक दिन ऐसा होगा जो मेरे भारत देश का ग्रामीण अंचल जो है शहरी अंचल से बेहतर होगा, ऐसा हम मानते हैं। और इसके लिए महत्वपूर्ण भूमिका ये है जन भागीदारी। हम आप सभी ये देखते हैं कि यहाँ छोटी सी स्कूलों में, कॉलेजों में एक व्यक्ति को जन भागीदारी के रूप में शहरी उसमें हम सम्मिलित करते हैं, तो वहां तो हमारे बहुत सारे लोग हैं और वो हमारी मदद भी करते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि जो हमने 15 किलोमीटर की रोड बनाई, जिसमें से ये मान के चलें कि 5 से 7 किलोमीटर लोगों की निजी भूमि थी, जिन्होंने बिना किसी पैसे लिए, बिना किसी अपने लाभ लिए हुए और जनता के हित में, ग्रामीणों के हित में उन्होंने जमीन दिया और उस पे सरकार ने रोड बनाई और यातायात सुविधाएं लागू। क्या बात, बहुत बढ़िया। तो हम ऐसे लोगों को तो धन्यवाद देते हैं। ऐसे लोगों को हम ये कह सकते हैं कि उस शहरों से ज्यादा बेहतर, जो शहर में रहने वाले लोग हैं, वो ज्यादा बेहतर मानसिकता के लोग हैं। और यदि उनको और प्रोत्साहन दिया जाए, यदि सरकार और उनको सुविधा दे, तो हम ऐसा मानते हैं कि वहीं फैक्ट्रियां खुल सकती हैं, वहीं रोजगार के साधन खुल सकते हैं, वहीं पे जो हमको कोई चीज लाना है, फैक्ट्री लाना है या रोजगार के साधन उपलब्ध कराना है, तो जमीन तो वहीं रहेगी, वहीं सुविधाएं ज्यादा मिल सकती हैं, तो लोग पलायन करना बंद कर देंगे। इसलिए इस आपके चैनल के माध्यम से हम ये भी कहना चाहते हैं, जो हमारे बात को सुन रहे हैं या इसके माध्यम से सुनेंगे, उनसे, सरकार के जो प्रमुख व्यक्ति हैं, उनसे हम निवेदन करना चाहते हैं कि यदि देश को बढ़ाना है और 2047 में विश्व गुरु बनाना है, तो हमको शहर के विकास के साथ ग्रामीण के विकास की भी प्राथमिकता देनी होगी। बिल्कुल सही कहा आपने। ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देंगे तो मेरा ये देश जो है पुनः सोने की चिड़िया बनेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, गांव को अगर हम सुंदर, सुदृढ़ और समृद्ध बनाएंगे तो देश का विकास अपने आप होगा, क्योंकि भारत गांव का देश है। हम सब जानते हैं, बचपन से यही सुनते आए हैं कि भारत गांव का देश है और गांव में जितनी सुख सुविधाएं होंगी उतना ज्यादा देश का जो है नाम रोशन होगा, परचम लहराएगा। सर, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो समाज सेवा का आपका दायरा है, किस किस समस्याओं को जैसे गांव वाले जूझ रहे हैं आज के समय में भी, और किन किन समस्याओं का निदान आपके द्वारा या आपकी पंचायत के द्वारा हो पाया है? देखिए, ग्राम पंचायत के माध्यम से जब हम सरपंच थे,
वहां पर जिस तरह से हमारे यहाँ प्रदेश में मंत्रिमंडल होता है, उसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि पंचायत में जो होता है वो होता है ग्राम पंचायत सभा, ग्राम सभा के रूप में होती है, जिसमें ग्राम सभा में सदस्य जो है सभी लोग एकत्रित होते हैं। वहाँ किसी के कोई विकास कार्य करना होता है, किसी मेंबर के द्वारा प्रस्ताव प्रेरित किया जाता है उस ग्राम सभा में, और वो ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित होता है, और ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित होने के बाद निर्धारित किया जाता है कि हमको कहाँ पर हॉस्पिटल बनवाना है, कहाँ पर पाठशाला बनवाना है, कहाँ पर हमको बोर कराना है। इस तरह से जैसे हमारे सरकार की, यदि हम मध्य प्रदेश सरकार कहें या भारत सरकार कहें, जिस तरह से वहां का मंत्रिमंडल होता है, ऐसे यहाँ एक ग्राम सभा का मंत्रिमंडल होता है, और जो ग्राम सभा में पारित हो जाता है उसके लिए सरकार के द्वारा अलग अलग मदों के माध्यम से पैसा भेजा जाता है, और उस पैसे के माध्यम से हम वहां का विकास कार्य करते हैं। सर एक निजी प्रश्न आपसे, निजी तो नहीं है, खैर है तो समाज का ही प्रश्न। एक बात और हम जानना चाहते हैं कि अभी आपने पैसे के आवंटन का जिक्र किया कि पैसे आते हैं और उस मद में खर्च होता है, तो सर एक सवाल है कि क्या वाकई जो पैसे सरकार के द्वारा भेजे जाते हैं वो सही रूप में इस्तेमाल होते हैं? हाँ, अक्षरशः नहीं, हम ये कह सकते हैं कि जो सरकार द्वारा भेजे जाते हैं वो पैसे उस कार्य योजना, जो पंचायत द्वारा कार्य योजना प्रस्तुत की जाती है, उसका सदुपयोग क्रियान्वयन पूर्णता होता है। कभी कभार ऐसी स्थिति आती है कि जैसे मान लीजिए हमने कोई चीज ग्राम सभा में पारित की और वो दुर्भाग्यवश पैसे आने के बाद वो संचालित नहीं हो पाई, तो वो पैसे सरकार को यथावत लौट जाते हैं। कहीं कोई ऐसी विसंगति नहीं होती कि उसका अलग तरीके से उसका उपयोग, और वो दूसरे मदों में, दूसरे कार्यों में परिणित होके और दूसरे कार्य को कराए जाते हैं। सर एक बात और हम जानना चाहेंगे कि गांव के विकास से पलायन रुकेगा, ऐसा हमारे प्रदीप सर कह रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, अगर हम गांव में ही सारी व्यवस्था कर दें जिससे आजीविका पूर्ण हो सके तो शहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि ये कब तक संभव हो पाएगा। लेकिन सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ आपके नजरिए से, चूंकि समाज में ज्यादा आपका एक उठना बैठना हम कह सकते हैं सरल भाषा में, जहां आप लोगों से जुड़े रहते हैं, कनेक्ट रहते हैं, और समाज की इन दिनों क्या समस्या लगती है आपके नजरिए से, अगर हम जानना चाहें ऐसी क्या समस्या है जो सबसे ज्यादा जटिल है समाज में? बेसिक हम ये कह सकते हैं कि समाज जो आज का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, या जो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो ये फेसबुक है, फेसबुक आवश्यक तो है इंटीमेशन के लिए, लेकिन यदि फेस टू फेस हो जाए तो समाज जो गलत रास्ते पे जा रहा है वो बच जाए। क्योंकि हम ऐसा कह सकते हैं कि जो ये फेसबुक पे हम चलते हैं तो हम अपनी बातें कह पाते हैं, लेकिन जो उधर से कहते हैं उस पे हमारा फोकस सही नहीं जाता। लेकिन यदि मान लीजिए मुझे कोई दिक्कत है या आपको कोई दिक्कत है, समाज में किसी व्यक्ति को दिक्कत है, और वो फेस टू फेस बात करता है तो सारी समस्याओं का निराकरण हो जाता है। इसलिए समाज को, मेरा मानना है कि समाज अधिक से अधिक आपस में संवाद करे, और संवाद से सभी समस्याएं का सुलह होगा। ये हम युवा पीढ़ियों से कहते हैं, और यही मेरा मानना है कि इसी से समाज सुधर सकता है और गलत रास्ते पे नहीं जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने सर। सोशल मीडिया का जिक्र आपने किया, सोशल मीडिया के माध्यम से आज हम और आप जुड़े हुए हैं। अच्छे काम भी होते हैं लेकिन भटकाव ज्यादा होता है, और हर
काम में हमने देखा है गुण और दोष दोनों चीजें होती हैं। हम पर निर्भर करता है कि हम गुण को अपना रहे हैं या दोष को। और बहुत अच्छा आपने जवाब दिया, बहुत अच्छी बात कही आपने। सर, जो कार्य आपने किया है अभी तक ग्राम पंचायत के माध्यम से या आपने गांव के हित के लिए, आपको सबसे बड़ी चुनौती का सामना कब करना पड़ा और कब लगा आपको कि ये मेरे लिए बहुत मुश्किल वक्त है और इसे मैं कैसे हैंडल करूं? या कोई ऐसी चुनौतीपूर्ण कोई ऐसी घटना या कोई ऐसा वाकया जो हमारे दर्शकों से आप साझा करना चाहें तो हमें जरूर बताएं। मैं जब 2015 में चुनाव लड़ा, मैं आपको एक जो हमारे दिल तक छू गई बात उसको शेयर करना चाहता हूँ। तो जब हम प्रचार करने गए, एक आदिवासी बस्ती थी, वहां हम जब गए तो एक बुजुर्ग जो था लगभग 87 ईयर का, और उनकी पत्नी भी लगभग 82 ईयर के आसपास, दोनों लोग सियाने व्यक्ति थे। और एक छोटे से कमरे में वहीं पर वो एक बकरी भी वहीं पर बंधी थी, उसी कमरे में, जिसमें वो दोनों लोग रह रहे थे। पानी भरा हुआ था, बकरी का मलमूत्र था, और उनको रहने के लिए वही जगह थी, वहीं उनका खाना होता था, वहीं पीना होता था, वहीं वो बकरी भी रहती थी। उस समय मुझे ये लगा कि यदि जनता के आशीर्वाद से और परमात्मा की कृपा से यदि मैं सरपंच बना और मुझे सरकार का सहयोग और परमात्मा की कृपा यदि मिली, तो मैं सबसे पहले इनको घर देने का काम करूंगा। और तत्काल में मैं उसी समय, लोगों ने हमको मना भी किया कि चूंकि निर्वाचन की प्रक्रिया है, इसमें किसी को कुछ देना लेना गलत प्रक्रिया कहलाती है, फिर भी मैं उसको अलग से तत्काल एक पन्नी की व्यवस्था किया। और मैंने उनसे कहा कि आप जो ये बकरी बांधे हैं इसको दूसरे जगह शिफ्ट कर दीजिए और आप सिर्फ 2 लोग यहां रहिए। और भगवान ने मेरी सुन ली, जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया और मैं 2015 में सरपंच बना। और सरकार ने भी सुन लिया। संयोग से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पद ग्रहण किया, और सबसे पहली घोषणा जो उन्होंने किया वो आवास योजना की किया। और मैं इस बात से अंतर मन से प्रसन्न हूं कि मैं अपने गांव में, अपने पंचायत में 1178 आवास देने का काम किया, और जिसमें सबसे पहले उस बुजुर्ग का आवास बना और उसको विस्थापन कराने का काम किया। क्या बात, इसी तरह से जो श्रमिकों के हित में जो आपका उज्जवल योजना, जो उज्जवल योजना थी, सिलेंडर बांटने का काम था। हम स्वयं जो है वो लगा के, कैंप लगा के स्वयं अपने हाथ से वितरण करने का काम करते थे। साथ में श्रमिकों का कार्ड जो था, जिसमें 4 लाख रुपए उसके मृत्यु के उपरांत मिलता है, और किसी एक्सीडेंटल नहीं हुआ और सामान्य रूप से उसकी मृत्यु होती है तो 2 लाख मिलता है, उसको 985 कार्ड बनवाने का काम किया। जो हमारे गरीब थे, जिनको खाने की सुविधाएं नहीं थी, अन्य मतलब कोई उनकी व्यवस्थाएं नहीं थी, उनका बीपीएल कार्ड में नाम, एक दिन में 147 बीपीएल कार्ड बनवाया। इस तरह से सरकार की सारी योजनाएं, चाहे वो सार्वजनिक रूप की हो, चाहे सार्वजनिक काम हो या उसका व्यक्तिगत काम हो, जो उसके जीवन के उत्थान में सहयोग करने वाला, ऐसे सारे काम करने का प्रयास किया। और मुख्य रूप से एक मेरी जो दृढ़ता के साथ मैं प्रोग्राम के तहत जनता के बीच में जो काम करता था, पंचायत में काम करता था, वो पहला काम था कि कोई भी व्यक्ति पानी से वंचित ना रहे। उसके लिए मैं एक सरकारी के साथ साथ एक प्राइवेट बॉडी रखा था,
और मेरा इंस्ट्रक्शन था कि यदि कोई शिकायत करता है, आज 11 बजे सुबह यदि कोई शिकायत करता है तो अगले 11 बजे, दूसरे दिन के 11 बजे से पहले उसके पानी का निदान होना चाहिए। ये मेरी मुख्य भूमिका थी। वो चाहे जिस परिस्थिति में हो, शासकीय के रूप में हो या प्राइवेट के रूप में, उसको पानी मिलना है। यदि हैंडपंप खराब हो गया है, बोर खराब हो गया है, उसको पानी मिलना है। ऐसा प्रोग्राम के तहत हमने प्रयास किया कि जिस पिछड़े एरिया से, जिस पिछड़े गांव से हम आते थे, उसको उत्थान करने का जनता के आशीर्वाद से और परमात्मा की कृपा से करने का प्रयास किया। और यही कारण है कि उस गांव में जब हम जिला पंचायत का चुनाव 2023 में लड़े, तो मेरे जिला पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत 26 ग्राम पंचायतें आती हैं, लेकिन मैंने 25 ग्राम पंचायतों में प्रचार किया और अपने ग्राम पंचायत में प्रचार नहीं किया, जिसका प्रतिफल ये था कि हम पंचायत के चुनाव में 800 वोट पाए थे और जिला पंचायत के चुनाव में 1300 वोट पाए थे। तो हम ये मानते हैं कि यदि जनता के बीच में, ग्रामीण में यदि हम सही काम करते हैं तो कार्य का मूल्यांकन जनता स्वयं करती है, किसी के कहने पर नहीं होता। ऐसा मान के हम अनवरत जनता की सेवा में रहने का प्रयास करते हैं, जितना कर पाते हैं। जो त्रिस्तरीय पंचायत में जितने अधिकार हैं, उस अधिकार को लेके हम जिला पंचायत में भी अपनी बात उठाते हैं, जनता के हितों की बात उठाते हैं। क्योंकि बजट सीमित रहता है जिला पंचायत में, अधिकतम 15 लाख रुपए साल में मिलते हैं, अधिकतम, कभी तो 10 से 12 लाख। जो 50,000 से 60,000 पर पंचायतों को जाता है, वो जो ना के बराबर होता है। तो सर, जिस आवास की आप बात कर रहे हैं, तो आवास में कितने कमरे होते हैं और एक घर बनाने में कितना पैसा खर्चा होता है? आप कह रहे हैं कि 15 लाख रुपए सालाना मिलता है, तो 15 लाख में कितने घर बन जाएंगे? और भी तो काम होते होंगे, कैसे पॉसिबल होता है? आवासीय योजना के लिए अलग पैसे मिलते हैं? नहीं, एक्चुअली जो आवासीय योजना है ये पंचायत के अंतर्गत है। जो ग्राम पंचायत, जिस समय हम सरपंच थे उस समय आवास की बातें होती थी। उस समय आवास जो है ग्राम पंचायत के आधार पर सीरियल वाइज जो है सूची तैयार की जाती थी, उनके परीक्षण किया जाता था, उसके बाद सरकार को सूची भेजी गई। उसके आधार पर उनके आवास योजनाओं का पैसा आता था, जो सरकार की तरफ से 1,35,000 रुपए आता था, जिसमें से 1,20,000 रुपए जो डायरेक्ट उसके मटेरियल के लिए आता था और 15,000 रुपए उसको मजदूरी के रूप में आता था। सामान्यतः हम ये देखते हैं कि चूंकि महंगाई बढ़ रही है दिन प्रतिदिन, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत होती है कि जो हमारा 400 स्क्वायर फीट का मकान बनना है, उसमें 2 कमरे बनाने हैं और दोनों 385 स्क्वायर फीट का समथिंग रहता है। लेकिन जब गांव में जब किसी को पैसे मिल जाते हैं तो कुछ अपने भी पैसे शेयर करके वो बनाने का प्रयास करते हैं। वो लगभग सरकार की मदद मिलने के कारण लगभग सभी लोग जिनको आवास मिलता है वो बनाते हैं और थोड़ा बहुत अपनी भी मेहनत कर लेते हैं, जिससे वो बना लेते हैं। नेहा शर्मा हमारे साथ जुड़ गई है। नेहा शर्मा जी ने बिल्कुल सही कहा है कि बिल्कुल जमीनी स्तर पर कार्य करना बहुत जरूरी है, तभी जाके बदलाव आ सकते हैं। बहुत बहुत सही कहा आपने। और सुन शर्मा सागर जी भी लगातार बने हुए, बहुत सारे दर्शक हमें देख सुन रहे हैं। सर, बिल्कुल सही कहा आपने, जमीनी स्तर पर कार्य करना जरूरी है, तभी बदलाव संभव है, ऐसा नेहा शर्मा भी कह रही हैं। लेकिन सर, एक चीज हमने देखा है कि गांव में बहुत ज्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं होते। अब थोड़ा सा समय बदल गया है, लेकिन जो बुजुर्ग होते हैं या जो बुजुर्ग महिलाएं होती है, पुरुष होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि आप अगर सरकार की किसी योजना के बारे में उनसे बात भी कर रहे हैं, वो आपकी बात समझ नहीं पाते। ये एक चुनौती होती है, अपनी बात को समझाना लोगों के हित के लिए। अगर सरकार के द्वारा कोई योजना आई है, उस योजना के बारे में आप बता रहे हैं, बड़ा मुश्किल होता है जब नहीं समझते हैं। तो उसको ओवरकम आप कैसे करते हैं, कैसे समझाते हैं लोगों को कि ये आपके हित के लिए है और ये इसको करने से आपका भला होगा? ये एक बड़ा स्ट्रेसफुल काम है, कैसे करते हैं सर? देखिए, हम ऐसा मानते हैं कि ऐसा हम कह सकते हैं कि ठीक है, ग्रामीण के लोग कुछ कम पढ़े लिखे होते हैं, पर उनका अनुभव जो है हमारे पढ़े लिखे वाले से ज्यादा रहता है।
लेकिन एक चीज है कि मान लीजिए वो नहीं समझ पा रहे हैं, तो हमारा ही कर्तव्य है, जनप्रतिनिधि का यही कर्तव्य है कि हम उसको दूसरे जो समझ पा रहा है उसके यहाँ करके उसको दिखाएंगे, तब उसको समझ में आ जाएगा और वो हमारे साथ काम करना चालू कर देगा। तो हमको सबसे पहले हमारी समझदारी है कि जो हमको समझ पा रहा है उसको पहले हम करने के लिए बोलें और उस काम को क्रियान्वित करें, धरातल में लाएं और फिर उसको ले जाके दिखाएं, तब वो मेरे साथ उससे कहीं ज्यादा 100 गुना मेरे साथ चलकर वो काम करने के लिए तैयार हो जाए। और इसी के लिए जी हमको जनप्रतिनिधि को चुनते हैं, इसलिए वो हमको आशीर्वाद देते हैं, इसी के लिए जी एक वोट के बिल्कुल। माध्यम से आप हमको मजबूत बनाते आपकी बात का समर्थन हमारे सुरेंद्र शर्मा सागर जी भी कर रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि अब ग्रामीण इतने भोले नहीं रहे और सरकार की जितनी योजनाएं होती हैं उनका पता उन्हें होता है कि क्या लाभ सरकार के द्वारा मिलने वाला है। बिल्कुल सही कहा आपने सर। सबसे बड़ी बात है कि जब हम विकास की बात करते हैं, अब ये इस प्रश्न के बाद हम आपके थोड़े बचपन की तरफ चलेंगे क्योंकि बहुत सारे प्रश्न उत्तर हो गए, अब थोड़ी हल्की फुल्की बात होनी चाहिए, आपके व्यक्तिगत जीवन की बात होनी चाहिए। समाज को बदलने के लिए हमारे युवा का आगे आना बहुत जरूरी है। ग्रामीण युवाओं की यदि हम बात करें तो आपको क्या लगता है कि युवाओं को समाज सेवा के प्रति जागरूक करने के लिए या उस ओर आगे बढ़ने के लिए, ताकि प्रेरणा मिले और वो कुछ बेहतर कर सके, तो आपके हिसाब से आप उनके लिए किस रूप में आप खड़े हैं या किस तरह से आपको लगता है कि युवाओं को जोड़ना जरूरी है और युवाओं को किस रूप में जोड़ा जा सकता है, किस ग्रामीणों में प्रकार जोड़ा सबसे जा सकता है? जी ग्रामीण युवा जो होते हैं, यदि उनको सही रास्ता दिया जाए तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। हमारा मानना यह है कि जिस तरह से सरकार अलग अलग विभागों की योजनाएं ग्रामीण को देने के लिए हमेशा तत्परता दिखाती हैं, ऐसा एक कोई काउंसलिंग एरिया, हम ऐसा कह सकते हैं कि जो युवाओं को दिशा देने का काम करे, काउंसलिंग करे, और वो बच्चा हमारा 16 से 17 वर्ष का जो बच्चा है ग्रामीण, यदि हम उसको काउंसलिंग के रूप में 2 से 3 महीने प्रशिक्षण दें और उसको हम बताएं कि तुम ये कर सकते हो, तुम खेल में जा सकते हो तो इसका फायदा ये होगा, देश में नाम होगा, ये होगा, तुम शिक्षा के क्षेत्र में जाओगे तो टीचर बनोगे या प्रोफेसर बनोगे, या तुम सैनिक उसमें जाओगे तो देश की रक्षा करोगे। यदि इस तरह से अलग अलग बातों को हम उनके बीच में रखें और काउंसलिंग करें, तो मैं समझता हूं कि वो जो ग्रामीण बच्चा है, ग्रामीण युवा है, वो देश के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। जी बिल्कुल क्योंकि सही कहा उनका सर। बौद्धिक बौद्धिक विकास विकास बहुत तेजी से रहता है। वो हर जी तरह से धूप छाया पानी सब में रह के अपना जीवन जीते हैं, बिल्कुल। उनको और वो कोई कठिनाई नहीं होती जीवन जीने में, बिल्कुल बिल्कुल सही बशर्ते कहा उनको आपने। एक लाइन देने की आवश्यकता है, उनको जी एक दिशा देने की। बिल्कुल, एक मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, एक तरह का एक जुनून उनके अंदर भरने की बात होती है और वो बहुत तेज़ी से छलांग लगाते हैं, ऐसा हम सब जानते हैं क्योंकि बहुत सारे ग्रामीण युवाओं को हमने देखा है बड़े-बड़े पदों पर जाते हुए। सर, एक सवाल और मन में उठता है कि जो जिला पंचायत के माध्यम से या पंचायती राज की बात अगर हम करें या सरकार की तरफ से जो आवंटन आता है, जो मिलता है, क्या ये योजनाएं जो है जो आवंटित होती है पंचायतों के माध्यम से गांव के लोगों तक जो पहुंचनी चाहिए, वो सही तरीके से पहुंच पाती है? क्या लगता है आपको? अब देखिए क्या है कि
त्रिस्तरीय पंचायत में जो जिनको चेक पावर हम कह सकते हैं, जिनको पावर होता है, वो सिर्फ सरपंच को होता है, ना तो जिला पंचायत सदस्य को होता है, ना तो जनपद सदस्य को होता है। तो जो जिला पंचायत का पैसा होता है, जो आवंटित होता है, जिला मेंबरों को आवंटित होता है, जैसे हमारे मान लीजिए रीवा में 32 मेंबर हैं और उन 32 में से एक जिला पंचायत उपाध्यक्ष हो गया, एक जिला पंचायत अध्यक्ष हो गया। शेष जो 30 मेंबर है, इनको जो सरकार की जो सरकार का पैसा आता है वो समानांतर रूप में सभी को बराबर भागों में बांट के दिया जाता है। वो लगभग ये मान के चलिए कि साल में 10 से 15 लाख के बीच का होता है, कभी 10 लाख भी होता है, कभी 12 लाख भी होता है। लगभग प्रत्येक जो जिला पंचायत सदस्य होता है उसके वार्ड में 25 से 26 पंचायतें होती हैं। अब वो जिला पंचायत सदस्य अपना पैसा जनता के हित में, मान लीजिए कोई नाली बनाना है या रोड बनाना है, तो वो पंचायत के माध्यम से ही दे सकता है। हम पंचायत को पैसा देते हैं, पंचायत वहां का टीएस करा के, एएस करा के और उसका क्रियान्वयन कराने का काम सरपंच करता है। थोड़ी सी विसंगत इस बात की आती है कि जब एक क्रम से दूसरे क्रम में कोई पैसे का मालिक कोई और है और क्रियान्वयन कराने का मालिक कोई और है, तो थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं काम कराने में। लेकिन चूंकि सरकार का पैसा उसी क्रम से जाता है और जनता के हित में ही जाता है, सरपंच के माध्यम से ही खर्च होता है, तो कोई ऐसी विशेष विसंगति नहीं होती। पर थोड़ा सा देरी लगती है। जितने पावर से सरपंच काम करा लेता है, उतने पावर से जिला पंचायत अपने क्षेत्र में काम नहीं कर पाता, क्योंकि पैसा ट्रांसफर करना पड़ता है, ना कि सिर्फ वो बता सकता है कि यहाँ रोड बनाना है, यहाँ नाली बनाना है, हम इसके लिए इतना पैसा दे रहे हैं, क्रियान्वयन नहीं करा सकता। ये कहीं ना कहीं विसंगति आती है। बकाया उसके पास पावर्स होते हैं कि यदि वो काम ना करें तो पैसा लौटवा सकता है, पुनः लेटर देके फिर नए सिरे से दूसरे कार्य के लिए दे सकता है। लेकिन थोड़ा सा जो देरी होती है वो यही कारण। तो यदि भविष्य जी बताएं। हम ये चाहते हैं कि यदि हम त्रिस्तरीय पंचायत में अलग अलग एजेंसियों को पावर यदि हम दिए हैं कि कोई जिला पंचायत सदस्य है वो जिला में सदन में अपनी बात उठाएगा जनता के हित में, कोई जनपद सदस्य है जो जनपद पंचायत में अपनी बातों को उठाएगा, कोई सरपंच है जो अपनी ग्राम पंचायत में उठाएगा। तो यदि अलग अलग पावर्स हम डाइवर्ट किए हुए हैं, अलग अलग दिए हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि यदि वो जो फाइनेंशियल पावर है यदि उसको भी दें तो बेहतर काम कराने, बेहतर एजेंसी को काम वो दे के जल्द से जल्द काम कराएगा, जिससे जितनी तेजी से ग्राम पंचायत वाला कराता है काम, सरपंच करा लेता है, उतना जिला पंचायत भी वाला करा लेगा। तो भविष्य में यदि जिस तरह से हम ऐसा कह सकते हैं कि प्रदेश सरकार में मुखिया मुख्यमंत्री होता है और डाइवर्ट करके रखता है अपने मंत्रियों को, अलग अलग विभागों का निर्धारण करता है, उस विभाग के मंत्रियों को पैसा देने का, बजट देने का उनको पावर दिया जाता है, विधायकों को अपनी निधि खर्च करने का दिया जाता है। तो यदि इसमें भी यदि चाहे ठीक है यदि 20 लाख भी देता है तो कम से कम 20 लाख का कार्य तत्काल कराने के लिए वो सक्षम रहे, ऐसा कुछ सरकार इसमें करे तो बेहतर रहे। जी, जिस तरह से संविधान में संशोधन किए जा रहे हैं, बहुत चीजें बदल रही हैं। पंचायती राज के अंतर्गत, पंचायत के अंतर्गत जो सुविधाएं हैं उसका भी आवंटन सही तरीके से होना चाहिए। बहुत सारी योजनाएं और आनी चाहिए जिससे कि गांव का विकास अच्छे से हो पाए। अब ये सरपंच, मुखिया, समाज और इन सब चीजों से थोड़ा बाहर निकल के अब हम आपके बचपन की तरफ चलना चाहते हैं और हम ये जानना चाहते हैं कि जिस शख्सियत से हम यहाँ अभी मिल रहे हैं, जो बहुत उदार व्यक्तित्व के हैं, जो बहुत गंभीर मुद्रा में इस वक्त हमारे साथ बैठे हैं, उनका बचपन कैसा रहा है? क्या वो नटखट हुआ करते थे, खेल खिलौने वैसे ही हुआ करते थे जैसे आम बच्चों के होते हैं? कैसा रहा आपका बचपन? बचपन तो सबका एक ही जैसा होता है और हम ये कह सकते हैं कि धूल माटी जमीन में खेल के बड़ा हुआ। और यही कारण है
कि इस जनता के सेवा में जो हमको हमारा बचपन बीता है, कीचड़ धूल में सने हुए, नदी को पार करते हुए, अधेले में रहते हुए, बिना बिजली ना हो, दीपक में बैठ के पढ़ने का जो काम किया गया, यही कारण है कि हम जनता के सेवा की ओर अग्रसर हुए हैं। और परमात्मा ने मेरे साथ जो सहयोग किया है या आशीर्वाद दिया है, उसके लिए मैं हमेशा उसको धन्यवाद देता हूं कि आपने हमको इस लाइन में जाने के लिए प्रेरित किया। क्योंकि मनुष्य के बस का कोई काम नहीं होता, परमात्मा ही दिशा निर्धारित करता है। यदि मनुष्य के बस में होता तो हम साइंस में पढ़ने के बाद कहीं सर्विस करते होते, कहीं कुछ और करते होते। हम इस समाज सही बात है। ईश्वर सबके लिए एक रास्ता बनाते हैं और कहीं ना कहीं वो चाहते हैं जिस क्षेत्र में आपको भेजना है उस क्षेत्र में आपको जरूर भेजते हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमने बहुत सारी बातें की आपके जीवन के बारे में, लेकिन जिस तरह से समाज की सेवा हम कर पाते हैं, कोई भी व्यक्ति करना चाहता है तो परिवार का भरपूर सहयोग मिलता है। तो क्या आपके परिवार से भी पूरा सहयोग आपको प्राप्त है? कोई तरह की कभी दिक्कत नहीं हुई? एकदम सब डटे हुए हैं, ऐसा हम सोच सकते हैं? हम ऐसा कह सकते हैं कि इस क्षेत्र में प्राथमिक लाने का श्रेय हमारे परिवार को है, क्योंकि हमारे परिवार में हम 4 भाइयों में सबसे छोटे थे और हमारे 3 बड़े भाई जो थे वो सर्विस करते थे। तो जब इसमें प्राथमिक रूप से आने की बात हुई तो उन्हीं लोगों द्वारा निर्देशित किया गया। और आज भी हमारा परिवार जो है, हम लोग, वो अलग बात है कि कोई कहीं सर्विस कर रहा, कोई कहीं सर्विस कर रहा, और अभी हम लोग सभी संयुक्त परिवार में से हैं। हमारे इस समाज में हम ये कह सकते हैं कि 24 घंटे का काम होता है। तो उस 24 घंटे में पूर्ण रूप सहयोगी के रूप में हमारी जो धर्मपत्नी है उनका बेहतर हाथ रहा। उनने कभी हमको समाज सेवा में जाने के लिए टोका नहीं, रोका नहीं। हमारी बेटी का भी सहयोग रहा। हमारी बेटी बीटेक कर रही है। और इस तरह से समाज के सारे लोग, हमारे मेंबर 33 मेंबर हैं हमारे यहाँ, जो ज्वाइंट फैमिली है आज भी, उन सभी लोगों का इस समाज के प्रति, हमसे हटके भी यदि हम जितना कर पाते हैं तो ठीक है, यदि हम नहीं हैं, वहां उपस्थित नहीं हैं, तो हमारे घर के लोग भी वहां समाज, प्रत्येक समाज में जितना वो सहयोग कर सकते हैं करने का प्रयास करते हैं। और हमारा पारिवारिक ही सहयोग हमें यहाँ तक पहुंचाया है। सर, एक आखिरी सवाल इस कार्यक्रम के दौरान मैं जानना चाहती हूँ। मेरे साथ मनोज जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है सर। अंतिम प्रश्न, आने वाले समय में आपका क्या लक्ष्य है और उस लक्ष्य के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। क्या चाहते हैं आप? जनता का आशीर्वाद, और यदि परमात्मा की कृपा रही तो हम अपने जीवांत तक इस समाज सेवा के माध्यम से हम उनके बीच में अपना पूरा जीवन बिताना चाहते हैं। ये मेरा अंतिम इच्छा है। साथ ही सरकार से इस आपके परिचर्चा के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि शहरों का विकास पर्याप्त हो चुका है, कस्बों का विकास पर्याप्त हो चुका है, का विकास जरूर। अब अगली दौड़ है ग्रामीण विकास की। यदि हम ग्रामीण विकास कर देते हैं, वहां यदि हम नई नई योजनाओं से फैक्ट्रियां या ऐसे रोजगार मूलक यदि हम कोई कार्य करते हैं, तो जो मेरे देश की 65% आबादी है, 65% आबादी बहुत होती है, जो 65% आबादी ग्रामीण की है, वो हमारी आबादी इस देश को बहुत आगे तक ले जाएगी और पुनः ये देश हमारा जो है विश्व गुरु बनने के लिए
तैयार हो जाएगा और 2047 में विश्व गुरु बन जाएगा और भारत हमारा सोने की चिड़िया पुनः कहलाने लगेगा और हम ये कह सकते हैं कि विश्व में नंबर 1 हो। बहुत ऐसी खूब, मेरी बहुत खूब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, इतनी सारी बातें करने के लिए, और पंचायत के बारे में और वहाँ के जीवन के बारे में, और जितनी बारीकियों से आज हम जान पाए और कितनी सारी सरकार की योजनाएं चल रही हैं, किस रूप से लोगों को लाभ प्राप्त हो रहा है, सारी बातें आपसे आज हमें जानने को मिला। और आपके जीवन के बारे में जो एक प्रेरणा होती है, हर व्यक्ति चाहता है कि कुछ अलग काम करे या देश की सेवा करे, समाज की सेवा करे। उस क्षेत्र में आपने अपना जो समय दिया है और जिस तरह से आपका जो लक्ष्य है कि आप पूरे जीवन समाज की सेवा करना चाहते हैं, अपने गांव को देना चाहते हैं, बहुत बड़ी बात है। एक ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि आपको संबल दे और आप इस तरह से लोगों की मदद करते रहें, अपने गांव की मदद करते रहें, गांव के लोगों की मदद करते रहें। हमसे जुड़ने के लिए, इतनी सारी बातें करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने अपना बेशकीमती समय हमें दिया और जिससे आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा हुआ है। तहे दिल से पूरी टीम की ओर से मैं आपका अभिवादन करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें इस किरदार में जोड़ा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में इस उसमें परिचर्चा में सभी जुड़े हुए लोगों को मैं बार बार प्रणाम करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि हमारे इस परिचर्चा में आप लोग सहभागी रहे। और इसी के साथ मैं ये चाहूँगा कि ये आपका एपिसोड निरंतर बढ़ता रहे और एक दिन ऐसा है जो ये जो आपकी योजना है पूरे भारत को एक माला में पिरो के रखे। इसी के साथ आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तमाम सुधी श्रोता दर्शकों का विशेष आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। आपके कारण ही हमारा ये कार्यक्रम इतना निर्बाध चलता आ रहा है। 195 एपिसोड आज पूरे हो गए हैं, यानी कि 195 किरदार अलग अलग क्षेत्र के, अलग अलग राज्यों से, और सब ने अपना एक अलग मुकाम हासिल किया है और सब जमीन से जुड़े हुए रहे। अगली बार फिर नए किरदार के साथ उपस्थित होंगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।